रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे विविध भारती पर। हेलो फरमाइश। सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजू जी आपको भी नमस्कार। ममता जी आपको भी मेरा नमस्कार और सभी सखियों सखाओं को मंजू द्विवेदी का सप्रेम नमस्कार। ममता जी सबसे पहले आपको एक बात पूछना चाहती हूँ, आप लगातार ये स्क्रीन की तरफ क्यों देख रही हैं? क्या डूबी हुई हैं ऐसा लग रहा है मुझे तो एकदम। क्या बात है? देख रहे हैं? अरे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, कोई प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने ये सुना है कि लगातार स्क्रीन की तरफ देखने से आंखें थोड़ी कमजोर हो जाती है। अब मंजू जी ये सब नसीहत आप छोटे बच्चों को दिया करिए। ये नसीहत क्यों सखी सहेली के मंच पे देना आखिर? अच्छा कि अभी हम श्रोताओं की टिप्पणियां पढ़ेंगे तो हमारे चश्मे का पावर बढ़ जाएगा, आंखों की ज्योति कम हो जाएगी। ये सब नसीहत हम बच्चों को देते हैं। ममता जी जब आप बड़ी होकर के आप मेरी बात नहीं सुन रही तो बच्चों को क्या नसीहत दें? क्या बच्चे सुनेंगे हमारी बात? हम यही तो सुनना चाहते थे। हाँ? कि दरअसल हम जानना चाहते थे कि देखिए आपके अंदर कैसे आक्रोश होता है, मतलब इस बात से कैसा लगता है आपको। सच बात तो ये है कि बड़ों को जरूरत है नसीहत देने की, बच्चों को नहीं। बच्चे तो वही करते हैं जो बड़े करते हैं। हाँ। तो बड़े हमेशा अपने मोबाइल में अगर डूबे रहेंगे, स्क्रीन के सामने बैठे रहेंगे, तो हम बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो दरअसल आज पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी जनरेशन, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, ज्यादातर हमने देखा माता पिता को वो अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। माता मतलब पति पत्नी है तो एक कमरे के कोने में पति बैठा है, दूसरे कोने में पत्नी, अंदर कमरे में उनके माता पिता, सास ससुर और बच्चे अलग कमरे में। तो सब लोग अलग अलग कमरों में अपने अपने मोबाइल या स्क्रीन के सामने, लैपटॉप या कंप्यूटर पर। तो बात यह है कि सभी की पसंद भी तो अलग अलग होती है ना, सभी के काम भी अलग अलग होते हैं। तो उन्हें लगता है कि भाई हम अपना काम करें, हम दूसरे की स्क्रीन की तरफ क्यों देखें? उसके इंटरेस्ट की चीज वो देख रहा है तो हमें अपने इंटरेस्ट की चीज देखनी है और हमें अपना काम करना है। लेकिन कुल मिलाकर बात ये हो जाती है कि हमारा बहुत सारा समय जो स्क्रीन के सामने निकलने लग गया है, तो उसकी वजह से आंखें कमजोर हो रही है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें थोड़ा खान पान का ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल, वो तो है। लेकिन इतना ज्यादा जो स्क्रीन के सामने बैठते हैं उसके सामने खान पान भी कुछ असर करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम याद दिलाते रहें कि भाई आप फास्ट फूड खाने की बजाय पौष्टिक खाना खाएं। और बच्चों को तो ये हम कहते ही हैं और बड़ों से भी ये कहते हैं। आजकल तो बड़ों का भी स्वाद बदल गया है, उनको भी पिज्जा बर्गर या चटपटे चाट पसंद आने लगे हैं। और आप भी तो एक दिन कह रही थी कि आपने घर में बढ़िया चाट बनाए थे, आलू की टिक्की बनाई थी। अभी हमें नसीहत दे रही थी और आप नहीं। बिल्कुल, ये तो देखिए मन का बहलना भी तो बहुत जरूरी होता है, जुबान का बहलना भी बहुत जरूरी होता है। शरीर के पोषण की जो बात है वो तो अपनी जगह है ही ठीक, लेकिन कभी कभी मन की बात भी सुननी पड़ती है। तो मन कहता है कि भाई कुछ चाट खाओ, पकौड़ी खाओ, चटपटा खाओ, तब खा लेते हैं। लेकिन याद दिलाने की बात जो आपने कही तो हम याद तो दिलाते हैं कि आज विषय क्या है। तो याद दिलाइए फिर। बता देते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस ये कल यानी कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो आज हम इसकी बात करेंगे। और दूसरा है कि सखी विशेष के अंतर्गत मोलिना देवी, इनके बारे में हम बात करेंगे। और सर्दियां चल रही है तो सर्दियों के जो सुपर फूड्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। वैसे हमने तो थोड़े फूड के बारे में सोचा था, लेकिन हमारी सखियों ने, सखाओं ने तो बहुत सारे ऐसे खान पान के बारे में बता दिया। क्योंकि आपने जो धीरे से ये एहसास दिला दिया ना हमें कि चश्मे का पावर बढ़ जाएगा, आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, तो हमारे श्रोता भी तो अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने भी अपनी टिप्पणियां साझा की हैं। तो ठीक है, हम उनसे कहते हैं कि भाई आपके अपने अनुभव क्या हैं वो बताइए कि आपके घर में क्या होता है। अब जैसे
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है। इस पर हम कई बार पंखे चलते हुए छोड़कर चले जाते हैं, लाइट जलती हुई छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तक कि बाहर जाते हैं तब भी ये आलम होता है। तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि आपके घर में कौन ऐसा शख्स है जो ये काम। कल 14 दिसंबर है, आज 13 दिसंबर है, तो जाहिर है कि कल 14 दिसंबर होगी और कल के दिन को विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है। ये दिन प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को ऊर्जा खपत के महत्व और हमारे दैनिक जीवन में इसके उपयोग के लिए मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में। बिल्कुल। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना भी इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है और साथ ही ऊर्जा का बुद्धिमानी और कुशलता से उपभोग करना आवश्यक है ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित किया जा सके, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, अगर हम इसका अधिक उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएगी ये, और इसके जो साधन है वो बहुत सीमित साधन है। तो इसके लिए हमें जैसे कि हमारे घर में कोई चीज होती है ना, चीज थोड़ी कम है और उसको इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मंजू जी, कोई चीज अगर ज्यादा भी है और उसका उपयोग, उसका उपभोग जरूरत से ज्यादा करेंगे तो भी खत्म ही होना है। जैसे कि बिजली और जो हम बात करें ऊर्जा की, तो उसमें सबसे पहले बिजली, पंखे चलते हैं, तो हम एसी 4 कमरे हैं, मान लीजिए 5 कमरे हैं, तो हर कमरे में अलग अलग, एक कमरे में एसी है तो ठीक है, लेकिन कई कमरों वाले घरों में हर कमरे में अलग अलग एसी चल रहा है, अलग अलग टेलीविजन चल रहा है, अलग अलग पंखे चल रहे हैं, हर कमरे बंद हैं अपने अपने निजी जिंदगी में। तो अगर इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता रहा तो एक दिन हम एकदम से बिजली विहीन हो जाएंगे। हाँ, अभी हम ये गाना सुन रहे थे ना, आप आए तो ख्याले दिले नाशाद आया, तो मुझे लगता है जब बिजली चली जाती है और उसके बाद जब बिजली आती है तो शायद तब भी हमारे मन में यही ख्याल आता है कि आप आए तो बहारे दिले नाश। तो ऐसा न आए दिन ऐसा हमें सोचना ना पड़े, तो इसके लिए जरूरी है कि इन चीजों का हम किफायत से उपयोग करें। वैसे आपको इसके बारे में बता दें कि 1991 से यानी कि 1991 से इस दिन को यानी कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है और इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता और संरक्षण में राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है। साथ ही जो उद्योग और प्रतिष्ठान ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए विशेष प्रयास करते हैं उन्हें पुरस्कार देकर इस दिन सम्मानित किया जाता है ताकि इन बातों को बढ़ावा दिया जा सके। बिल्कुल। और ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में चर्चाएं आयोजित की जाती हैं, सम्मेलन होते हैं, वाद विवाद होते हैं, कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं और तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती हैं। ऊर्जा संरक्षण से पर्यावरण पर जो तनाव पैदा होता है उसमें इससे कमी आएगी, क्योंकि लोग इसकी ओर सजग होंगे, सचेत होंगे, उनका ध्यान जाएगा। जो याद आने वाली बात कही, तो जब बिजली जाती है तो हम याद करते हैं कि अरे आज बिजली नहीं है, हमने थोड़ा बिजली का ज्यादा दोहन किया है। ये बातें हमें रोजमर्रा की जिंदगी में याद रखनी चाहिए और इस समय हमें याद रखनी चाहिए कि ये वक्त है एक ब्रेक का। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल कार्यक्रम सखी सहेली। ऊर्जा संरक्षण की हम बात कर रहे थे। हमारे साथी भी बहुत सजग हैं और उन्होंने कई सारी बातें लिखी। एक हमारे साथी लिखते हैं कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये दिवस ऊर्जा को संरक्षण करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। संरक्षित करना अति आवश्यक है। जैसे हम सब क्या करते हैं, अगर हम पंखे चलाते हैं तो पंखे को चलता हुआ छोड़ देते हैं, इससे हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा जो है वो खर्च होती है। ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए ऐसे उपकरण खरीदें जो कि ऊर्जा को बचाने वाले हों और हम सबको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब भी अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए उपाय करें। अपना पेट्रोल, डीजल, ये सारी ऊर्जा है, अब बस खत्म ही हो रही है, तो जरूरी है कि उनको संरक्षित किया जाए। और एक श्रोता ने लिखा है कि ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश दिया जाता है जो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य है।
है ऊर्जा संरक्षण, ईंधन की खपत कम करते हुए भविष्य के प्रति जागरूक करना है। और एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि 2024 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो उसकी थीम है सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देना, हर वाट मायने रखता है ना। ये थीम ऊर्जा संरक्षण में सामूहिक प्रयासों के महत्व पर जोर देती है और इसका उद्देश्य लोगों को स्थायी ऊर्जा प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। तो ये हमें लगता है कि हमारे श्रोता भी काफी सजग और सचेत हैं। अब हमें भी सजग रहना चाहिए कि बीच बीच में गाने भी सुनवा रहे हैं, तो सुनवाते हैं ये गाना। ये तेरा है खूने दिल में डुबो के अपना कलम एक शायर कलाम कहता है। ने सुना। और मंजू जी, आप हमें कार्यक्रम की शुरुआत में ही कह रही थी कि देखिए स्क्रीन के सामने रहने से चश्मे का पावर बढ़ जाएगा वगैरह वगैरह, और उसके लिए जरूरी है कि खान पान का खास ख्याल रखें। तो खान पान का ध्यान रखना है। लेकिन अभी उससे पहले जब हम बात कर रहे थे ना ऊर्जा की, तो उसके बारे में एक हमारे साथी ने बहुत ही अच्छी बात लिखी है, तो वो पढ़ देते हैं कि लिखती हैं कि अभी सारा दिन धूप में बीत जाता है और अभी हीटर चलाने का समय आया नहीं, इसलिए अभी ऊर्जा का संरक्षण बहुत अच्छी तरह से घर के अंदर ही हो रहा है। क्या बात है भाई, है ना। यानी कि जो प्रकृति प्रदत्त जो ऊर्जा है उसका हम उपयोग कर रहे हैं, धूप का। और धूप एक ऐसी चीज है ना जो ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसके खत्म होने की शायद हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, है ना। और धूप के तो बहुत सारे फायदे भी हैं। हाँ, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वो भी उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी ना बैठे कि थोड़े दिन बाद पता चले कि हमारी त्वचा बहुत काली हो चुकी है, तो उस बात का भी हमें ख्याल रखना है। बहरहाल आप खान पान की बात कर रही थी। हाँ। तो खान पान की बात हम तो कर ही रहे हैं, साथ में हमारे श्रोता भी कर रहे हैं। देखिए ना, एक श्रोता ने तो बाकायदा तुकबंदी भी लिख भेजी है। तिल गुड़ की मिठास लिए शरीर में भरे ये ऊर्जा नए, मूंगफली और मक्के का साथ सर्द हवाओं में दे राहत का हाथ, आंवला गाजर हल्दी की बात, सेहत का खजाना हर बार साथ, सरसों के साग और शकरकंद खाओ, सर्दियों का मजा यूं ही बढ़ाओ। क्या बात है। गुड़ की गर्मी अदरक की चाय, जुकाम खांसी सब भाग जाए, सुपर फूड्स का करो सम्मान, सर्दी में बनो सेहतमंद इंसान। सब चीजें इन्होंने मतलब लिख दी है कुल मिलाकर के। इनकी ऐसी एक छोटी सी बात एक कविता नुमा रूप में इन्होंने लिखा है, लेकिन सचमुच ये जो सारी चीजें हैं ये फायदेमंद है। और सर्दी का जब मौसम आता है तो इस मौसम में कुछ खास सब्जियां आने लग जाती, साथ ही कई तरह के फल और पत्तेदार सब्जियां भी आने लगती है, और उनमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से हमें निजात दिलाने में हमारी मदद करते हैं। इसीलिए इन्हें सुपर फूड कहा गया है। तो इनमें एक एक करके हम लेते हैं। तो जो सबसे पहला जो फूड है वो है चुकंदर, बिल्कुल लाल रंग का जो आता है, जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है लेकिन बहुत फायदेमंद होता है। सलाद के रूप में अक्सर हम उसका अधिक इस्तेमाल करते हैं, और जब सलाद की दूसरी चीजों के साथ जब उसमें लाल रंग के उस चुकंदर को हम रखते हैं ना, तो उस सलाद की जो प्लेट है ना, हाँ, रंग बड़ा खूबसूरत आ जाता है। और एक चीज है, चुकंदर को अगर हम सीधे सीधे खास तौर से बच्चों को अगर परोस देंगे खाने के लिए तो नाक भौं सिकोड़ते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है कि चुकंदर को हल्का सा एक स्टीम बॉईल करके उसको कद्दूकस में घिस के आटे में गूंथ कर जैसे पराठा बनाया जाता है। हाँ। मतलब उसमें सारे मसाले नमक वगैरह डाल के पराठे बना दीजिए, वो बड़ा स्वादिष्ट होता है। खाने का एक तरीका ये भी है। हाँ, और सूप भी बना सकते हैं उसका ममता जी। सूप भी बहुत अच्छा लगता है, दूसरी चीजों के साथ मिला करके जब उसका सूप बनाते हैं तो वो भी काफी स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए, बातों ही बातों में हमने रेसिपी भी बताई दी है वैसे। और इसके अलावा आंवला जो कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, इसका स्वाद भी थोड़ा अलग तरह का होता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण मिलते हैं और ये कहा जाता है कि विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और इसको खाने से कहा जाता है कि रक्त भी शुद्ध होता है। विटामिन सी के अलावा इसमें कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है, विटामिन ए और फाइबर भी मौजूद होता है। लेकिन चुकंदर का काम क्या है वो भी हम बता देते हैं ना, कि वो तो हमने बताया। यानी कि चुकंदर का जो रस होता है वो शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालता है, यानी कि बॉडी डिटॉक्स करता है
और जिन लोगों को एनीमिया यानी खून की कमी होती है तो उनके लिए विशेष लाभकारी होता है। हीमोग्लोबिन की कमी को ये दूर करता है और अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए चुकंदर खाना इस मौसम में बहुत आवश्यक है। और आंवले के बारे में तो आपने अभी बता ही दिया कि इसके क्या गुण है। अब हम बात करते हैं अदरक की। तो जब सर्दी का मौसम आता है तो इसमें अदरक वाली जो चाय है ना, क्या लाजवाब लगती है वो। सुबह दोपहर शाम ऐसा लगता है कि एक एक कप चाय जरूर पी ली जाए। और हमारी सखियां 4 बजने का इंतजार करती हैं, वैसे पहले 3 बजने का इंतजार करती हैं, फिर उसके बाद घड़ी। और ये कई सखियों ने हमें लिखा है और अब तो सखा भी इस कार्यक्रम में शामिल है, तो सखा भी इसमें शामिल रहते हैं। वो भी इस बात को याद दिलाते हैं कि हम 3 बजे सखी सहेली सुनते हैं और 4 बजे चाय पीते हैं। कई सखियां तो चाय की चुस्कियों के साथ इस कार्यक्रम का आनंद लेती है। तो बताइए अदरक के गुण क्या है? तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होने के कारण किसी भी रूप में अदरक का सेवन बीमारियों और इन्फेक्शन से लड़ने में विशेष रूप से फायदेमंद है। इसका सेवन मांसपेशियों के दर्द और जकड़न में राहत पहुंचाता है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी जो तत्व होते हैं वो रक्त वाहिनियों के कार्य को बाधित होने से बचाते हैं। तो इसके लिए जो लोग जैसे कि चाय नहीं पीते, कई लोग हैं नहीं पीते हैं चाय, तो आप सब्जी के अंदर थोड़ा सा अदरक कूट के डाल सकते हैं। सूप बनाते हैं उसमें अदरक का जो फ्लेवर होता है वो बहुत टेस्टी लगता है। और नहीं तो आप अदरक को इस मौसम में थोड़ा सुखा कर रख सकते हैं और उसके बाद उसको कूट करके पीस लेते हैं, तो उसे उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बाद में भी जब आप सब्जी बनाते हैं ना तो उसमें 1 या 2 चुटकी अगर ये सूखा हुआ जो वो सोंठ कहलाता है, हाँ, वो डाल देते हैं ना तो उससे स्वाद तो बढ़ता ही है सब्जी का, लेकिन साथ साथ में उसके गुण भी हमें मिलते हैं। अदरक के रस को निचोड़कर शहद के साथ भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और देखिए ना, हमारी एक सखी हैं जिन्होंने इसी तरह की कुछ बात लिखी, देखते हैं क्या लिखा है। कड़ाके की ठंड में तन मन को गुनगुना करने के लिए जाड़े के दिनों के कुछ सुपर फूड हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं। खान पान के इतिहासकारों का मानना है कि इन दिनों में गुड़, मक्का, बाजरा, बादाम, काजू, गुड़, मेथी की भाजी और जितनी भी फल सब्जियां इस मौसम में आती हैं उनको अपने खाने में जरूर शामिल करें। करीब 1 महीने बाद ठंड के दिनों में ही मकर संक्रांति का पर्व आता है, तो तिल और गुड़ को भी हमें अपने खाने में शामिल करना चाहिए। स्थानीय पसंद के अनुसार विविधता के साथ साथ हमें ये सूची ये भी याद दिलाती है कि पड़ोसियों के व्यंजन भी सहर्ष स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि हर घर खाने का कुछ अलग स्वाद होता है। हर प्रदेश का खान पान हमारी पहचान के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, खान पान की बात चल रही तो एक बात और यहाँ ये भी हम कहना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के जो स्टेपल फूड होते हैं उसमें विशेष तौर पर वो चीजें होती है जो वहाँ के वातावरण के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। तो और बात करेंगे हम, लेकिन अभी वक्त है एक अंतराल का। विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों, जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, जिन्होंने रुपहले पर्दे पर कहीं आम आदमी की कहानियां। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे। राज कपूर। मेरा नाम राजू, घराना आना। राज कपूर की जन्मशती पर हमारा विशेष फीचर। जाने कहाँ गए वो दिन, इस कार्यक्रम में शामिल हैं उन कलाकारों की यादें जिन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। राज कपूर साहब एक टास्क मास्टर थे। टास्क मास्टर यानी कि उन्हें काम से मतलब और काम निकालने में बहुत की माहिर थे। हमारा रिश्ता बाप बेटे का कभी सेट पे था ही नहीं। राज कपूर की जन्मशती पर हमारा विशेष फीचर। जाने कहाँ गए वो दिन, 14 दिसंबर शाम 4 बजे और 15 दिसंबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
जी, हम खान पान की बात कर रहे थे। हमारे एक साथी ये बात लिख रहे हैं कि ABCD सूप पीजिए। अब ये ABCD क्या है? A यानी एप्पल, B यानी बीट, C यानी कैरेट और D यानी दालिम्ब। और इसमें काला नमक, अदरक, चाट मसाला, पानी डालकर मिक्सर से स्मूदी बनाइए और पीजिए। तो ये भी इन्होंने एक सुपर फूड की श्रेणी में रखा है। दूसरा, हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सर्दियों का मौसम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। खाने पीने की बहुत तरह की जो चीजें हैं वो मिलती है, फल सब्जियां कई बहुत वैरायटी में होती है। स्वास्थ्य बनाने का समय होता है, खाया पिया सब हजम हो जाता है। मैं तो गुड़ में सभी तरह के मेवे, सौंठ, हल्दी डालकर लड्डू या बर्फी बना लेती हूँ। बहुत हेल्दी एक स्वीट डिश ये बन करके तैयार हो जाती है। क्या बात है भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात लिख दी है इन्होंने और हमें भी ट्राई करना पड़ेगा। एक श्रोता ने लिखा है, हमारी एक सखी ने, चुकंदर की आज ही मैंने सब्जी बनाई है और गाजर, पालक, टमाटर, चुकंदर का सूप भी बनाया है। वाह, आज ही आप इसकी बातें कर रही हैं। और एक हमारी सखी लिख रही कि सूजी रवा में घिसकर मिलाकर इसका चीला भी बेहद स्वादिष्ट और लजीज बनता है। मेरे ख्याल से चुकंदर की बात है। और हमारी तमाम जो सखियां हैं और सखा हैं वो इसी तरह की बातें लिख रहे हैं कि सर्दियों में जो खान पान का स्वाद तो बढ़ ही जाता है, साथ में पौष्टिक सब्जियों और फलों का स्वाद बढ़ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि सभी जगहों पर साल भर सब्जियां मिलती हैं। कुछ दिन पहले हमारे घर में करेला आ गया। चीनी पेशेंट को लगता है कि करेला खाने से हमारा शुगर ठीक रहेगा, पर किसी अनुभवी ने मना किया कि इस मौसम में आप करेला और भिंडी, कटहल का उपयोग न करें, ये पचने में बहुत समय लगेगा और ये आपके पित्त को बढ़ाएगा। बाद में खाने वाले ने बताया कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा, उन अनाजों के खाने के बाद मुझे कुछ दिक्कत हुई। तो मौसम में जो सब्जी फल उपलब्ध है उसी का प्रयोग करें। हाँ, ये तो सब बताते हैं कि क्या खाना है, लेकिन क्या नहीं खाना है ये कम लोग ही जानते हैं, बताते हैं। बहरहाल आज हम सर्दियों के सुपर फूड की बात कर रहे हैं, तो एक और सुपर फूड है शकरकंद। तो हल्की मिठास लिए शकरकंद में विटामिन A, C, E और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका हल्का लाल रंग बीटा कैरोटीन के कारण होता है और ये आंखों की रोशनी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए शकरकंद भी इस सीजन में जो आता है उसे भून कर या उबाल कर या सब्जी बनाकर किसी भी तरीके से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। और एक है कच्ची हल्दी। सुना ही होगा सबने कच्ची हल्दी। वैसे तो हल्दी को मसाले के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, पर सर्दियों में कच्ची हल्दी का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है और लाभ भी अलग अलग तरीकों से है। हल्दी में कहा जाता है कि एक खास तरह का तत्व होता है जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल हिस्सा भी होता है जो आपको एंटी फंगल, एंटी वायरल तत्व हमारे शरीर में जो होता है उसके लिए भी फायदेमंद होता है। और आपको बता दें मंजू जी, हमारे श्रोता भी जानते होंगे, कच्ची हल्दी जो अदरक की तरह होती है ना, उसको सफेद हल्के पीले रंग का, जो हल्के पीले रंग की होती है, अदरक की शक्ल की होती है, उसको अगर लेकर उसे छील कर और थोड़ा सा कुचल कर, जैसे अदरक कुचलते हैं, कुचल कर उसे पानी में अच्छी तरह बॉईल कर लें और उससे हल्का गुनगुना करके उससे गार्गलिंग करें, तो गार्गल करने से आपके गले में जो तकलीफ होती है उससे भी राहत मिलती है। हमारे साथी कहेंगे तो अच्छा ममता जी, यही राज है आपकी मीठी मीठी आवाज का। देखिए, जब आपको तकलीफ ज्यादा हो जाती है, अगर कोई इन्फेक्शन है गले में, तब ये सब ये घरेलू उपाय काम नहीं करते हैं। लेकिन इसमें औषधि गुण विद्यमान है, तो आप हल्का गुनगुना करके पी भी सकते हैं और गार्गल कर सकते हैं, तो उसमें आपको क्षणिक आराम तो जरूर मिल जाता है। अच्छा, कच्ची हल्दी की हम बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि इसमें एक बहुत विशेष कंपाउंड होता है, उसका नाम है करकुमिन, जो कि बहुत उपयोगी होता है। लेकिन कच्ची हल्दी से एक चटनी बनाना मैंने सीखी है अभी कुछ ही दिन पहले, और वो वाकई स्वादिष्ट भी लगी मुझे और बहुत जल्दी बनने वाली भी है। तो बता देते हैं यहाँ पर। तो कच्ची हल्दी को थोड़ा सा आप साफ कर लें और उसके टुकड़े कर लें। और आंवला इस मौसम में बहुत आ रहा है, ये भी हम कहते हैं कि ये सुपर फूड की श्रेणी में आता है, तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लें। थोड़ी लहसुन छील लें और हरी मिर्च, इन सब को थोड़ा सा तेल रख करके हल्का सा भून लें और उसमें साथ में थोड़ी सी मूंगफली के दाने भी डाल दीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसके बाद थोड़ा धनिया और नमक डाल करके इसको पीस लीजिए और एक बहुत ही स्वादिष्ट इसकी चटनी तैयार हो जाती है। तो ये आप इस तरीके से आप इसको खा भी लेंगे, उपयोग में भी आएगा और इसके फायदे भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, एक और फल जो आता है वो है सिंगाड़ा। ये भी सुपर फूड की श्रेणी में आता है ना। तो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस जैसे मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यही वजह है कि इसके सेवन से रोगों से लड़ने की क्षमता में इजाफा होता है
और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें भी ये थोड़ा आपको मदद कर सकता है। वजन कम करने में भी ये लाभकारी है, इसलिए सिंघाड़े का उपयोग भी हमें करना चाहिए। और हमारी एक श्रोता ने लिखा है, खजूर के बहुत सारे गुण हैं। खजूर खाना सर्दियों में बहुत फायदेमंद होता है। खजूर में विटामिन ए और बी की अच्छी मात्रा पाई जाती है। खजूर की तासीर गर्म होती है, जिससे ठंडे मौसम में आराम मिलता है। ये हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखता है। और आपको ये भी बता दें कि ये अच्छा स्रोत है जब आपका हीमोग्लोबिन कम होता है, तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप खजूर खाइए नियमित रूप से। आयरन इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। और मिठास के लिए भी एक बहुत अच्छा स्रोत है। अगर आप कोई मिठाई बना रहे हैं और उसमें अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहें तो इसकी जो मिठास होती है वो भी काफी होती है, तो इसके लिए भी इसका उपयोग हम। खजूर की चटनी भी बहुत अच्छी बनती है, जिसको हम चाट के साथ इस्तेमाल करते हैं। खजूर और गुड़ की जो चटनी होती है, मीठी चटनी, बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैं तो कई बार है ना बना करके एक बोतल भर के रख देती हूँ। जो किसी भी तरह के कोई पराठे बनाते हो तो उसके साथ में भी हम सॉस का उपयोग करते हैं, उसकी बजाय अगर इस चटनी का उपयोग करें तो ये फायदेमंद भी है और स्वादिष्ट भी है। चलिए एक और सुपर फूड के बारे में बताते हैं, मूली। कहते हैं कि मूली को प्रकृति का क्रीम रोल कहते हैं, है ना। तो मूली में मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो रेड ब्लड सेल्स को क्षति से सुरक्षित रखने में सहायता करते हैं और इस प्रक्रिया में ब्लड में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है। इसमें विटामिन ए, ई, के, सी, B6, फोलिक एसिड, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे मिनरल्स बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए मूली का उपयोग भी हमें करना चाहिए। और मूली का अनेक तरह से उपयोग होता है, जैसे आप इसके पराठे बना सकते हैं, आप इसके कटलेट बना सकते हैं, इसकी सब्जी, मूली के पत्तों के साथ अगर इसकी सब्जी बनाई जाए तो वो और भी पोषक होती है ज्यादा, उसके पत्ते भी उतने ही फायदेमंद होते हैं। तो इसकी सब्जी अच्छी तरह से आप बना करके थोड़ी सी मतलब पानी वाली सब्जी बनाएंगे तो जैसे मकई की रोटी, ज्वार की, बाजरे की रोटी के साथ में अक्सर स्टेपल फूड के रूप में जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश उधर खाई जाती है ये, तो बड़ी स्वादिष्ट लगती है। तो ये भी एक सुपर फूड है। मूली के पराठे की बात जो आपने की वो सबसे अच्छी है क्योंकि इस मौसम में मूली के पराठे की बात ही निराली है। और गाने की बात भी अलग ही होती है। सुनते हैं विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का। समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। एक बेमिसाल कलाकार, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, जिन्होंने रुपहले पर्दे पर कहीं आम आदमी की कहानियां। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे। राज कपूर, मेरा नाम राजू, घराना आना। राज कपूर की जन्मशती पर हमारा विशेष फीचर। जाने कहाँ गए वो दिन, इस कार्यक्रम में शामिल हैं उन कलाकारों की यादें जिन्होंने राज कपूर के साथ काम किया। राज कपूर साहब एक टास्क मास्टर थे। टास्क मास्टर यानी कि उन्हें काम से मतलब और काम निकालने में बहुत की माहिर थे। हमारा रिश्ता बाप बेटे का कभी सेट में था ही नहीं। राज कपूर की जन्मशती पर हमारा विशेष फीचर। जाने कहाँ गए वो दिन, 14 दिसंबर शाम 4 बजे और 15 दिसंबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
ममता जी, सर्दियों के सुपर फूड की हम बात कर रहे थे। एक और सुपर फूड है गाजर, जो कि इसी मौसम में आती है ये गाजर, और इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ये आंखों के लिए अच्छा होता है, त्वचा के सौंदर्य को भी ये बरकरार रखने में मदद करता है। इसके अलावा इस मौसम में ब्रोकली, बथुआ और कई तरह के फल जैसे कि कीवी, स्ट्रॉबेरी, अनार वगैरह आते हैं, तो इनका सेवन भी काफी फायदेमंद होता है। एक हमारे साथी ये बात लिखते हैं कि आजकल बथुआ बहुत लाभकारी होता है जो आ रहा है। इसको साफ करके, धो के, उबाल करके, पीस करके उसे आटे में मिला करके या तो पराठे बना सकते हैं या दही के साथ इसका रायता भी बहुत पौष्टिक होता है। तो इस तरह से इसका उपयोग, और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी फायदेमंद होती है और स्वादिष्ट भी होती है। और अब हम सखी विशेष की चर्चा करना चाहते हैं। आज हम सखी विशेष के अंतर्गत मोलिना देवी के बारे में बता रहे हैं, जो कि जानी मानी थिएटर एक्ट्रेस, और भी उनके बहुत सारे हुनर हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। मोलिना देवी का जन्म 1917 में हुआ था ब्रिटिश भारत के कोलकाता में, और वे अदाकारा थीं जो मुख्य रूप से बंगाली फिल्मों और थिएटर में दिखाई देती थी पर्दे पर। साथ ही हिंदी सिनेमा और थिएटर की भी वे एक आकर्षक चेहरा थीं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मूक फिल्म में बाल कलाकार के रूप में की थी, जब वे केवल 8 वर्ष की थीं। इस समय वे अपरेश चंद्र मुखोपाध्याय से प्रशिक्षण ले रही थी। इस समय उन्होंने बंगाली और हिंदी दोनों नाटकों में नर्तकी का काम किया और विभिन्न प्रस्तुतियों में एक बार लड़के की भूमिका भी उन्होंने निभाई थी। और अपने शुरुआती करियर में उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई, जिनमें बरुआ की रजत जयंती जैसी ग्लैमरस महिला और खलनायिका की भूमिकाएं शामिल है। ये उन किरदारों से बिल्कुल अलग है जिनके लिए वे बाद में प्रसिद्ध हुई। उन्हें सफलता मिली फिल्म पूरन भगत से। मोलिना देवी की सबसे बेहतरीन भूमिका थी रानी रश्मुनी की। उन्होंने 1948 में जुगत देवता नाटक में इस किरदार से शुरुआत की थी, और उन्होंने फिल्म और थिएटर दोनों में ही अपनी खास अदाओं से लोगों को मोहित किया था और चमत्कृत किया था। मोलिना देवी एक मधुर गायिका भी थी, जिसकी मिसाल उन्होंने अपनी कई प्रस्तुतियों और रेडियो पर दी। एक बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ वे अलग अलग उपक्रमों का हिस्सा भी थी। उन्होंने कोलकाता स्थित एक थिएटर समूह एमजे एंटरप्राइजेस के निदेशक के रूप में काम किया। और इसके अलावा मोलिना देवी ने महिला शिल्पी महल की स्थापना का भी समर्थन किया। ये बंगाल में महिला कलाकारों का एक संघ था, और इससे वित्तीय सहायता भी मिलती थी, और इसके सभी महिला कलाकारों के साथ नाटक भी मंचित किए गए। मोलिना देवी ने गुरुदास बनर्जी के साथ मिलकर एक भ्रमणशील थिएटर की देखरेख की जो भक्ति नाटकों में माहिर था, और इन दोनों ने इन नाटकों में अपनी प्रस्तुतियां दी और विभिन्न भूमिकाएं उन्होंने निभाई। और मनोरंजन उद्योग में तो तकरीबन 50 वर्षों की चमक के बाद अगस्त 1977 में मोलिना देवी ने इस असार संसार से विदा ले ली, और वे बड़ी ही सहज और उत्साही अभिनेत्री थीं। उनकी अदाओं के लोग दीवाने थे। उन्होंने अपनी भूमिकाओं और पात्रों से बंगाली उद्योग को काफी प्रभावित किया, मतलब फायदा भी पहुंचाया। बिल्कुल। थिएटर में उनके योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कुछ बेहतरीन कृतियों की अगर बात करें तो अभागिन जो 1938 में आई थी, बड़ी दीदी 1939 में, और कपा कुंडला 1933 में, मंजिल 1936 में, रानी रश्मोनी 1955 में, और बीरेश्वर विवेकानंद 1964 में आई थी। मोलिना देवी को हमेशा से खुद को संवारने में बहुत रुचि थी, इसलिए औपचारिक शिक्षा न मिलने के बावजूद वे कुछ न कुछ पढ़ती रहती थीं। साथ ही विदेशी पत्रिकाएं भी पढ़ती रहती थी ताकि नए नए लुक आजमा सके। मतलब पत्रिकाओं में उन दिनों सौंदर्य के बारे में और फैशन के बारे में जो पन्ने छपते थे, जो कॉलम छपते थे, उसे वो बाकायदा पढ़ती थी और सहेज कर रख लेती थी। और वो थिएटर में काम करती थी तो अलग अलग जो रोल करती थी उसके लिए उन्हें लगता था कि अलग अलग लुक जो